प्यारे बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने अभ्यास प्रश्न जो था हमारा 4 यहाँ तक हमने कर लिया था। आज हम देखेंगे अभ्यास प्रश्न का अभ्यास का 9वां क्वेश्चन। HNH कोण का मान HPH, HASH और HSBH कोणों की अपेक्षा अधिक क्यों होता है। हमारे से बोला गया कि इसमें जो कोण बनते हैं इसका मान सबसे ज़्यादा क्यों है और इन कोणों के मान कम क्यों हैं। इसका कारण ये है बच्चों, क्योंकि अगर जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो आकार बढ़ता जाता है। तो यानी कि नाइट्रोजन का आकार सबसे छोटा है और एंटीमनी का आकार सबसे बड़ा है। तो आंसर देखेंगे अब। नाइट्रोजन का आकार सबसे छोटा होने के कारण NH3 के बंध सबसे छोटे होते हैं। क्योंकि इनका आकार छोटा है तो ये वाले जो बंध होंगे ये इनका आकार छोटा होगा। तथा N की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होने के कारण बंध युग्म नाइट्रोजन के अधिक पास आ जाते हैं। और क्योंकि अब देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ होते हैं, ठीक। अतः बंध युग्मों के बीच की दूरी घटने के कारण उनके बीच अधिक प्रतिकर्षण लगता है। अब देखो बच्चों, अब हम इस तरह देखें, देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन थोड़े दूर दूर है, क्योंकि जो फॉस्फोरस है इसका आकार बड़ा है, आर्सेनिक का और भी बड़ा है तो ये और भी दूर दूर होंगे और एंटीमनी और भी दूर दूर होंगे। तो क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन युग्म हैं ये जो दूर दूर हैं, तो दूर दूर है तो प्रतिकर्षण नहीं होगा। लेकिन नाइट्रोजन का एक तो आकार छोटा है, एक इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन युग्म जो होते हैं, जो बॉन्ड बना रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ये पास पास होते हैं। और पास पास होने की वजह से क्या होता है, इनमें प्रतिकर्षण होता है, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और जो समान आवेश होता है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। तो इसलिए इन इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होने की वजह से ये जो बॉन्ड है ये फैल जाएंगे और जो बंध का कोण होगा वो बढ़ जाएगा। तो इसलिए नाइट्रोजन अमोनिया जो होता है उसमें जो ये एंगल होता है, जो कोण होता है, ये सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट, R3P डबल बॉन्ड O पाया जाता है जबकि R3N डबल बॉन्ड O नहीं पाया जाता। देखो बच्चों, हम इससे पहले भी ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि फॉस्फोरस के पास तो खाली D कक्षक है ना, फॉस्फोरस के पास तो खाली D कक्षक हैं, तो इसलिए P जो है वो O के साथ भी बंध बना सकता है और 3 एल्किल समूह के साथ भी बंध बना सकता है। लेकिन नाइट्रोजन के पास D कक्षक नहीं होता, इसलिए नाइट्रोजन तो 3 ही बॉन्ड बना पाएगा, है ना। तो इसलिए ये नहीं पाया जाता, लेकिन ये पाया जाता है क्योंकि फॉस्फोरस के पास D कक्षक होता है लेकिन नाइट्रोजन के पास खाली D कक्षक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझाइए कि क्यों NH3 क्षारकीय है जबकि BiH3 केवल दुर्बल क्षारक है। देखो बच्चों, नाइट्रोजन का आकार बिस्मिथ से बहुत छोटा होने के कारण उस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत अधिक होता है। अब देखो बच्चों, नाइट्रोजन हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो नाइट्रोजन है एक तो उसका आकार छोटा है, आकार छोटा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बहुत पास पास होते हैं, तो यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का घनत्व है वो नाइट्रोजन के पास ज़्यादा होता है। अतः वह सरलता से एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को त्याग देता है। ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है क्योंकि इसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन बहुत पास पास है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। और जब ये इलेक्ट्रॉन सरलता से दे सकता है तो ये बहुत अच्छा क्षारक है, ठीक है। लेकिन बिस्मिथ का आकार बड़ा होने के कारण वह ऐसा नहीं कर पाता, अतः NH3 क्षारकीय है जबकि BiH3 दुर्बल क्षारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन N2 के रूप में पाया जाता है लेकिन फॉस्फोरस P4 के रूप में पाया जाता है। इसका कारण ये है कि नाइट्रोजन का छोटा आकार होता है और अधिक विद्युत ऋणात्मकता होती है, तो इसलिए P pi त्रिबंध बना लेता है। नाइट्रोजन आपस में 3 बॉन्ड बना लेते हैं, 2 नाइट्रोजन, इसलिए वो N2 के रूप में पाया जाता है। लेकिन फॉस्फोरस का आकार बड़ा होता है और इसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होती है, इसलिए फॉस्फोरस जो होता है वो एकल बंध बनाता है, इसलिए फॉस्फोरस इस तरह P4 के रूप में पाया जाता है लेकिन नाइट्रोजन N2 के रूप में पाया जाता है, ठीक है। तो कारण है नाइट्रोजन का छोटा आकार और अधिक विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है, के कारण ये P pi बॉन्ड, पाई बॉन्ड बोलते हैं ना बच्चों। देखो नाइट्रोजन है, जो नाइट्रोजन है उसका आकार छोटा है, विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, तो वो पाई बॉन्ड बना लेता है। पाई बॉन्ड जैसे कि जब ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में हमने पढ़ा है कि एक तो होता है सिग्मा और 2 होते हैं पाई बॉन्ड, तो इसलिए नाइट्रोजन पाई बॉन्ड बना सकता है
इसलिए ये N ट्रिपल बॉन्ड N के रूप में पाया जाता है। लेकिन फॉस्फोरस का आकार बड़ा है इसलिए वो P4 के रूप में पाया जाता है, वो केवल सिंगल बॉन्ड बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉस्फोरस की तुलना में N श्रृंखलन गुणों को कम दिखाता है, क्यों? N बंध PP बंध की तुलना में दुर्बल होता है क्योंकि बॉन्ड लेंथ कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन के बीच अधिक प्रतिकर्षण लगता है, इसलिए नाइट्रोजन में फॉस्फोरस से कम श्रृंखलन होता है। जो नाइट्रोजन है उसमें कम श्रृंखलन होगा, लेकिन फॉस्फोरस में फॉस्फोरस जो होता है वो श्रृंखला बना सकता है, क्योंकि जो N सिंगल बॉन्ड N है, अगर नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन इस तरह का बनाएगा तो ये वाला बॉन्ड जो होता है वो दुर्बल होता है, ठीक है। तो इसलिए बॉन्ड लेंथ कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन के बीच अधिक प्रतिकर्षण लगता है, इसलिए नाइट्रोजन में फॉस्फोरस से कम श्रृंखलन होता है। मतलब फॉस्फोरस जो होता है वो श्रृंखला बना सकता है, इसको हम श्रृंखलन बोलते हैं। तो नाइट्रोजन जो है वो श्रृंखलन नहीं शो करता है। नेक्स्ट है, क्या PCl5 ऑक्सीकारक व अपचायक दोनों का कार्य करता है? देखो बच्चों, फॉस्फोरस जो होता है P-3 से +5 तक ऑक्सीकरण संख्या दिखाता है। मतलब फॉस्फोरस की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो कहाँ से कहाँ तक होती है? -3 से +5 तक। लेकिन अगर हम PCl5 में देखें, PCl5 में यहाँ पर फॉस्फोरस की जो ऑक्सीकरण संख्या है +5, और +5 क्या है? अधिकतम है। तो यहाँ से वो अपनी ऑक्सीकरण संख्या कम तो कर सकता है लेकिन बढ़ा नहीं सकता। तो इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या केवल घट सकती है, 5 से 4 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 1 हो जाएगी, लेकिन वो बढ़ा नहीं सकता। अतः PCl5 का केवल अपचयन हो सकता है। मतलब ये अपनी ऑक्सीकरण संख्या कम तो कर सकता है, जब ऑक्सीकरण संख्या घटती है तो वो अपचयन कहलाता है। तो यानी कि PCl5 अपचयन तो कर सकता है, लेकिन ये एक ऑक्सीकारक, इस जो अपचयन तो हो सकता है लेकिन ये ऑक्सीकारक की तरह कार्य नहीं कर सकता है। तो PCl5 का केवल अपचयन हो सकता है, PCl5 केवल ऑक्सीकारक का ही कार्य कर सकता है, क्योंकि ये अपचयन होता है ना, इसका अपचयन हो सकता है। अगर इसका अपचयन हो रहा है तो यानी कि ये अच्छा ऑक्सीकारक है, ठीक है। तो जो PCl5 है वो सिर्फ ऑक्सीकारक की तरह कार्य कर सकता है, यानी कि अपचयन में सहायता कर सकता है। इस टर्म को समझो बच्चों, अगर उसका खुद का अपचयन हो रहा है तो यानी कि ये अच्छा ऑक्सीकारक है। इसको ध्यान रखो, अगर किसी चीज़ का अपचयन हो रहा है तो यानी कि वो क्या है? ऑक्सीकारक है, ठीक है। ये थोड़ा टर्मिनोलॉजी थोड़ा उल्टी होती है। तो यहाँ से जो PCl5 है अपनी ऑक्सीकरण संख्या, क्योंकि देखो यहाँ PCl5 में ऑक्सीकरण संख्या +5 है, तो और ये -3 से +5 तक ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है, तो +5 से ये घटा तो सकता है, लेकिन 6 तो नहीं है ना ऑक्सीकरण संख्या, तो यहाँ से ये घटा तो सकता है। और क्योंकि अपनी ऑक्सीकरण संख्या घटा सकता है तो यानी कि इसका अपचयन हो सकता है, और अगर इसका अपचयन हो रहा है तो यानी कि अच्छा ऑक्सीकारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NH3 PH3 ASH3 SBH3 BiH3 को क्षारक सामर्थ्य के बढ़ते क्रम में लिखिए। तो ये हमने देखा था, ये हम कर चुके हैं कि जो बिस्पित है उसकी क्षारकता सबसे कम है और अमोनिया जो होता है वो सबसे अच्छा क्षारक होता है। ये सबसे कम और ये सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अणुओं में P की ऑक्सीकरण संख्या बतानी है। तो H3PO3 PCl3 Ca3P2 ये आप लास्ट ईयर कर चुके हैं। इस क्वेश्चन को आप अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है इन सब में, तो इसमें आपको अपने आप करेंगे, आप 11th में कर चुके हैं। यहाँ पे वैसे सॉल्व कर दिया गया है इसको, इनका सॉल्यूशन है, लेकिन इनको आप अपने आप निकालने की कोशिश करें, और जिनका नहीं निकलेगा तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं।